अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सैकड़ों बरस पहले का जिक्र है। मुल्क पोलैंड के एक गांव में एक लोहार रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम साइमन था। वो बहुत ही वजीहा खूबरू नौजवान था। ज़हीन भी बहुत था, लेकिन सुस्त और कामचोर था। वो कोई काम ना करता और आवारा घूमता फिरता रहता। जेब खर्च के लिए उसका बाप जो पैसे देता वो फौरन ही खर्च कर डालता। साइमन को सही रास्ते पर लगाने के लिए उसके बाप ने कई तरह समझाया बुझाया, लेकिन वो राह रास्त पर ना आया। एक दिन तंग आकर उसके बाप ने उसे जरह पहनाई और एक तलवार देते हुए बोला, जाओ और बादशाह की फौज में भर्ती हो जाओ, मैं अब तुम्हारा खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया। साइमन बादशाह के यहाँ उन सिपाहियों में शामिल हो गया जो महल के गिर्द गश्त लगाते थे, लेकिन उसकी आदतें और तौर तरीके बिल्कुल नहीं बदले। वो एक बूढ़े सिपाही के साथ रहता। वो जोर से उस सिपाही से कहा करता, यहाँ से तो हमारा गांव अच्छा है, हमारे घर में बहुत सी दौलत है, अच्छी खुराक के साथ हर तरह का आराम है। बूढ़ा सिपाही बड़ा लालची था। एक दिन वो साइमन से बोला, अगर तुम्हारा बाप इतने पैसे वाला है तो उसे खत लिखो कि तुम्हें बड़ी नौकरी मिल गई है, बादशाह ने तुम्हें अफसर बना दिया है, दोस्तों की दावत देने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। बूढ़े सिपाही की बात साइमन को बहुत पसंद आई। उसका खत जब उसके बाप को मिला तो वो खत पढ़कर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, आखिर उसका लड़का एक बड़ा आदमी बन ही गया। उसने साइमन को खासे रुपए भेजे। रुपए पाकर साइमन बहुत खुश हुआ, लेकिन वो रुपए उसने चंद ही दिनों में उड़ा दिए। फिर उसकी पहले सी हालत हो गई, लेकिन अब वो जान गया कि कैसे बाप के पास से रुपए मंगवाए जा सकते हैं। उसने एक और खत बाप को लिखा कि अब वो कोतवाल का नायब बन गया है, इसलिए कुछ और पैसे भेजिए। उसके बाप ने अब के भी पैसे भेज दिए। उसके बाद उसने एक और खत लिखा कि अब उसे बादशाह ने कोतवाल बना दिया है। अब के भी उसके बाप ने उसे अच्छी खासी रकम भेजी, लेकिन वो अब तक एक मामूली सिपाही था। इस तरह और कई माह गुजर गए। एक बार जब फिर पैसों के लिए वो बहुत तंग हुआ तो उसने अपने बाप को लिखा कि अब उसे वजीर बना दिया गया है। ये खत पाकर साइमन के माँ बाप बहुत ही खुश हुए। साइमन के बाप ने सोचा, अब जबकि उसका लड़का इतना बड़ा आदमी बन गया है तो उसे चलकर जरूर देखना चाहिए। वो चलने के लिए तैयार हुआ और अपनी बीवी से बोला, चलो गाड़ी में सवार हो जाओ। और दोनों गाड़ी में सवार होकर दारुल हुकूमत पहुँचे। एक बड़े से रास्ते में बादशाह की सवारी जा रही थी, जिसे देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ काफी लोग जमा थे। तोप की आवाज के साथ बैंड बाजे के पीछे सिपाहियों की कतार थी। उसके बाद दरबारी अमरा वजरा घोड़ों पर सवार जुलूस की शक्ल में जा रहे थे। साइमन के माँ बाप एक तरफ खड़े होकर उस जुलूस को देखने लगे। अमरा और वजरा में साइमन नहीं था। साइमन के बाप ने एक शख्स से पूछा, क्या वजीर आजम साइमन इस जुलूस में नहीं है? वो शख्स भी एक सिपाही था जिसकी आज ड्यूटी नहीं थी। वो बोला, साइमन नाम का वजीर आजम तो कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक सिपाही जरूर है जो महल के बाहर पहरा दिया करता है। ये सुनकर साइमन के बाप को बहुत गुस्सा आया और वो सीधा कोतवाल के पास गया और बोला, हुजूर, आपके सिपाहियों में साइमन नाम का एक लड़का है, मैं उसका बाप हूँ। बराए मेहरबानी उसे नौकरी से अलहदा करके मेरे साथ भेज दीजिए। कोतवाल ने उसी वक्त साइमन को बुलाकर उसके बाप के हवाले कर दिया। साइमन का बाप उसे कोतवाली से बाहर ले आया और उसके हाथ पांव बांधकर गाड़ी के पीछे डाल दिया और दोनों मियाँ बीवी आगे बैठ गए। साइमन की माँ ने अपने खाविंद को समझाया कि घर जाकर वो उस पर सख्ती ना करे, लेकिन साइमन के बाप ने उसकी बात ना मानी क्योंकि उसे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। साइमन का साथी बूढ़ा सिपाही जो दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, रास्ता काटकर सड़क के किनारे आन खड़ा हुआ और फिर जैसे ही घोड़ा गाड़ी करीब से गुजरी, उसने दौड़कर चाकू से साइमन के हाथ पांव की रस्सियां काट दी और सहारा देकर उसे गाड़ी से उतार लिया। ये सब कार्रवाई इतनी तेजी में हुई कि साइमन के बाप को पता ही न चला। बूढ़ा सिपाही बोला, अब तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, तुम जंगलों में से गुजरकर किसी और मुल्क में चले जाओ। साइमन जंगलों के रास्ते निकल पड़ा। इस वाक़े ने उसे बदल दिया। ऐसा लगा जैसे अब वो जरूर कुछ कर गुजरेगा। उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने सोचा, अब तक वो जो ख्वाब देखता आया है वो अब जरूर पूरे होंगे। वो कहीं ना रुका, बहुत से गांव और शहरों में गया। उन्हीं दिनों में उसने बांसुरी बजाना सीख ली और फिर उसमें इतनी महारत पैदा हो गई कि जो भी उसकी बांसुरी सुनता मस्ती में झूमने लगता। चलते चलते उसे कई दिन गुजर गए। एक दिन उसे एक जगह पहाड़ पर एक खूबसूरत महल नजर आया।
पहाड़ के नीचे भी एक महल था। पहाड़ के नीचे जो महल था वो शीशे की तरह चमक रहा था, लेकिन जो महल पहाड़ पर था उजाड़ नजर आता था। उसने उन महलों के बारे में लोगों से मालूमात हासिल की। पहाड़ पर जो महल था वो एक बादशाह का था। उस बादशाह ने बहुत सी दौलत जमा की थी। लोग उसके हाथों बहुत तंग थे। उसने अपनी रियाया पर बहुत जुल्म किए थे। यही वजह थी कि जब वो मरा तो भूत बन गया और उस महल में ही डेरा जमाए रखा। इसलिए नए बादशाह ने वो महल फोड़ दिया और पहाड़ के नीचे एक और खूबसूरत महल तामीर करवा लिया और उसी महल में अपनी लड़की शहजादी सूफिया के साथ रहने लगा। शहजादी सूफिया बड़ी हसीन थी। यूं दिखाई देता था जैसे वो कोई आसमानी हूर हो। यही वजह थी कि उससे शादी करने के लिए कई मुल्कों के शहजादे आरजूमंद थे। लेकिन बादशाह ने एक शर्त रखी हुई थी कि जो शख्स पहाड़ के महल से उस बादशाह के भूत को भगा देगा और वहां से उसका खजाना हासिल कर लाएगा, उसी के साथ शहजादी सूफिया की शादी होगी। इसके लिए बहुत से शहजादे तैयार हुए और पहाड़ के भूत को भगाने के लिए वहां गए, लेकिन उनमें से कोई भी वापस न लौटा। इसी तरह कुछ लोगों के मर जाने के बाद फिर किसी ने शहजादी से शादी करने की ख्वाहिश ना की। शहजादी सूफिया अपनी हालत पर आंसू बहाती, लेकिन वो मजबूर थी। बादशाह अपनी बेटी की इस हालत को देखकर बहुत दुखी होता, लेकिन वो भी मजबूर था। ये शर्त उसने दरबारियों के कहने पर रखी थी। वो ये नहीं चाहता था कि दरबारी उसे खुद गर्ज कहें। लोगों से ये कहानी सुनकर साइमन ने सोचा, मैं खुद उस भूत को महल से भगाकर शहजादी से शादी कर लूंगा। उसने अब तक जो ख्वाब देखे थे उनके पूरे होने का अब मौका मिला था। भूत के हाथों वो मारा भी जा सकता था, लेकिन वो इसके लिए तैयार था। अब वो हर हालत में अपने ख्वाब पूरे करना चाहता था। उसने वो रात बस्ती में गुजारी और दूसरे दिन सवेरे सवेरे नीचे वाले महल के करीब एक दरख्त के नीचे जा बैठा और बांसुरी निकालकर बजाने लगा। शहजादी सूफिया बाग में चहलकदमी कर रही थी कि उसने बांसुरी की आवाज सुनी जो उसे बहुत पसंद आई। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा हुजूर, ये जो शख्स बांसुरी बजा रहा है उसे बुलाकर मुलाजिम रख लीजिए। जिस वक्त मैं उदास हुआ करूंगी तो उससे बांसुरी सुन लिया करूंगी, दिल बहल जाया करेगा। बादशाह ने अपनी दुखी बेटी की ख्वाहिश को रद्द न किया और बोला, बेटी, नौकरों को भेजकर उस शख्स को बुलवा लो और नौकर रख लो। शहजादी सूफिया ने नौकरों को तो नहीं भेजा, खुद ही बाग से बाहर आई और दरख्त के नीचे बैठे हुए साइमन से बोली, क्या तुम महल में आ सकते हो? साइमन ने जो उसे देखा तो देखता ही रह गया। शहजादी के बारे में जो सुना था वो सचमुच वैसी ही हसीन थी। यूं दिखाई देता था जैसे कोई परी हो। वो उठा और खामोशी से शहजादी के पीछे महल में चला आया। बादशाह ने उसे कहा कि आज से वो दरबारी गवैयों में शामिल समझा जाएगा। उसकी बेटी जब कभी उदास होगी बांसुरी बजाकर उसका दिल बहलाना होगा। जब तक कोई ऐसा शख्स नहीं आ जाता जो पहाड़ के महल से भूत भगाकर शहजादी से शादी कर ले, उस वक्त तक शहजादी का हर तरह ख्याल रखना होगा। साइमन बोला, हुजूर आला, मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश है कि मैं पहाड़ के महल से उस भूत को भगा दूं। बादशाह ने साइमन को रोकना चाहा, क्योंकि उससे पहले बहुत से लोग अपनी जानें गंवा चुके थे। वो नहीं चाहता था कि साइमन भी अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन साइमन ने कहा, मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि उस महल के भूत को जरूर भगाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान से ही क्यों ना हाथ धोना पड़े। बादशाह ने जब देखा कि वो किसी तरह भी नहीं मानता तो मजबूरन उसने इजाजत दे दी। साइमन पहाड़ की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर ऊपर चढ़ने लगा। जब वो वीरान महल के करीब पहुंचा तो खौफ की वजह से सर्दी की एक तेज लहर उसके सारे जिस्म में दौड़ गई, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ा और महल के एक बड़े से कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ पर चारों तरफ बड़ी बड़ी तस्वीरें सोने चांदी के फ्रेमों में दीवारों पर आवेजा थीं। रेशमी पर्दे लटके हुए थे, खूबसूरत फर्नीचर और कीमती कालीन बिछे हुए थे। वो उन सब चीजों को बड़े गौर से देखने लगा। हर चीज पर गर्द की तह जमी हुई थी। वो वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। अचानक उसकी निगाह एक किताब पर पड़ी। उसने किताब उठाई और पढ़ने लगा। एक एक लम्हा गुजर रहा था और फिर आधी रात के वक्त किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उस तरफ आ रहा हो। जो जो आवाज करीब आती जा रही थी उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन वो हिला जुला नहीं, वैसे ही कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद एक दरवाजा खुला और उसमें से एक स्याह साया आता नजर आया, जिसके हाथ में चाबियों का एक गुच्छा था और उसकी निगाहें अंगारे की तरह सुर्ख थी। साइमन ने अपनी नजर किताब पर ही जमाए रखी। बूढ़े बादशाह की बदरूह उसके करीब आकर रुक गई और उसने पूछा, इस महल में आने की तुम्हें किसने इजाजत दी?
किसी ने भी नहीं। मैंने सोचा कि इस जगह कोई नहीं रहता, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ चला आया। उसने बेधड़क जवाब दिया, तुम्हारी इतनी जुर्रत, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ मेरे हाथों कितने लोग मर चुके हैं? बादशाह के भूत ने पूछा, मैं यूं डरने वाला नहीं हूँ, मैं लोहार का बेटा हूँ। अगर तुम जानते हो तो तुम्हें मालूम होगा कि लोहार भूतों से नहीं डरते, बल्कि भूत लोहार का नाम सुनकर ही भाग जाया करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े ही भयानक शक्ल वाले भूत देखे हैं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, इसीलिए मुझे तुमसे डर नहीं लगा। भूत बोला, अगर तुम इतने ही बहादुर और निडर हो तो मेरे साथ दूसरे कमरों में चलो। क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। साइमन बोला, तुम बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हो, जरा ये चाबियों का गुच्छा लो और सामने कमरे का ताला खोलो। साइमन ने सोचा भूत की इस बात में कोई चाल ना हो। उसने इधर उधर गौर से देखा, उसे एक कुल्हाड़ी नजर आई। वो समझ गया कि जैसे ही मैं दरवाजे का ताला खोलने लगूंगा, ये पीछे से कुल्हाड़ी से मुझे कत्ल कर देगा। उसने कहा, मैं ताला क्यों खोलूं? ये महल तुम्हारा है, इसलिए तुम ही इस कमरे का ताला खोलो। भूत खामोश रहा, उसने खुद ही दरवाजा खोला। साइमन उसके पीछे था। उसने देखा भूत ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसके स्याह बाल गायब हो गए और उसकी जगह सफेद बाल नजर आने लगे। उस कमरे से गुजरकर जब वो अगले कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो भूत ने चाबियों का गुच्छा साइमन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा, इस दरवाजे को तो खोल दो। साइमन ने देखा यहाँ भी एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। वो बोला, दरवाजा खोलने के लिए मैं तुम्हारा नौकर तो नहीं हूँ, तुम्हारा महल है, तुम खुद ही इसके दरवाजे को खोलो। भूत ने मजबूरन आगे बढ़कर दरवाजा खोला। इस तरह जो कमरों से गुजरते तो भूत सफेद होता जा रहा था। ये देखकर साइमन बहुत खुश हुआ। हर दरवाजे पर पहुंचकर भूत चाबियों का गुच्छा साइमन की तरफ बढ़ाता, लेकिन साइमन इनकार कर देता। उसने सोच लिया था कि अगर उसने ऐसा किया तो यकीनन उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि हर दरवाजे के करीब इंसानी पंजर देख चुका था जो दरवाजे खोलते हुए भूत के कुल्हाड़े का शिकार हो गए थे। उन कमरों से ताफुन सा उठ रहा था, यानी बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से साइमन का सर चकराने लगा। जब ये लोग 12वें कमरे को खोलकर उसमें दाखिल हुए तो भूत सर से पांव तक पूरा सफेद हो चुका था और उसकी सुर्ख आंखें भी सफेद पड़ गई थीं। भूत ने मुड़कर कहा, देखो, तुम वो पहले इंसान हो जो सही सलामत इस कमरे में पहुंचे हो, वरना तुम देख चुके हो कि हर दरवाजे पर ढेरों इंसानी ढांचे पड़े हुए हैं। इस कमरे में पहुंचकर अब मैं भूत नहीं रहा, क्योंकि मेरी सजा यहाँ पहुंचकर खत्म हो जाती है। मेरी रूह अब आजाद हो गई है और मैं आसमान पर जा रहा हूँ। तुम जिस चीज की तलाश में यहाँ आए हो वो सामने 13वें कमरे में मौजूद है। ये कहकर वो भूत वापस जाने के लिए मुड़ा तो साइमन ने झट उस कमरे में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाई और उससे भूत पर हमला कर दिया। भूत चकराकर गिरा और देखते ही देखते एक चिड़िया में तब्दील होकर खिड़की से निकलकर उड़ गया। साइमन ने चिड़िया पर भी हमला कर दिया था, लेकिन वो उड़कर जा चुकी थी। साइमन जानता था कि वो भूत अब कभी भी इस दुनिया में नहीं आएगा, वो आसमान पर जा चुका है। उसने सुख का सांस लिया और एक मसहरी पर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भूत के हाथ में जो चाबियों का गुच्छा था वो कमरे के दरमियान में पड़ा हुआ है। उसने चाबियों का वो गुच्छा उठा लिया और आगे बढ़कर 13वें कमरे का दरवाजा खोल दिया। ये देखकर उसकी आंखें हैरत से चकाचौंध हो गईं, क्योंकि वो कमरा हीरे जवाहरात और सोने की ईंटों से भरा पड़ा था। अब तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि वो जानता था कि ये सब दौलत उसी की है। इधर शहजादी सूफिया ने ये रात बड़ी बेचैनी से गुजारी। सुबह होते ही वो अपने बाप से मिली और अपनी बेचैनी का सबब बताया। बादशाह शहजादी सूफिया और नौकरों को साथ लेकर घोड़ों पर सवार पहाड़ पर पहुंचा और महल के दरवाजे पर खड़े होकर साइमन का इंतजार करने लगा। गोया वो जानता था कि साइमन मर चुका होगा, लेकिन अपनी बेटी की दिलजोई के लिए वो यहाँ आ गया था। अभी उन्हें यहाँ खड़े हुए कुछ ही देर हुई थी कि उन्होंने देखा साइमन मुस्कुराता हुआ महल से बाहर आ रहा है। उसके हाथ में महल की चाबियों का गुच्छा भी था। साइमन को देखकर बादशाह और शहजादी बहुत खुश हुए। बादशाह को इस बात की ज्यादा खुशी ना थी कि साइमन ने भूत को भगाकर खजाना हासिल कर लिया है, बल्कि वो इसलिए खुश था कि अब उसकी बेटी की शादी हो जाएगी। साइमन ने उन्हें देखकर कहा, हुजूर, ये लीजिए चाबियां, अब डरने की कोई बात नहीं है, मैंने भूत को मार भगाया है, आप महल में जाकर देख लीजिए। बादशाह महल देखने के लिए आगे बढ़ा, शहजादी भी उसके साथ थी।
انہوں نے خوب گھوم پھر کر محل کے سب کمرے دیکھے۔ بادشاہ نے جب 13ویں کمرے کا تالا کھول کر اندر جھانکا تو وہ خزانے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے اپنے خزانے میں اس خزانے کے مقابلے میں 100واں حصہ بھی دولت نہ تھی، اور ہوتی بھی کیسے؟ ظالم بادشاہ نے زبردستی لوگوں سے چھین کر اتنا خزانہ بھرا تھا۔ اب یہ لوگ خوشی خوشی واپس ہوئے، اور بادشاہ نے محل پہنچتے ہی سائمن اور شہزادی صوفیہ کی منگنی کر دی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ شادی بھی کر دی جائے، لیکن سائمن نے کہا، حضور، مجھے اپنے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میرے ماں باپ کی کیا حالت ہے، اس لیے ایک بار ان سے مل کر آنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ زندہ ہوئے تو انہیں ساتھ لے آؤں گا تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو سکیں۔ سائمن کے جانے کی بڑی تیاریاں ہوئیں۔ بہت سے نوکروں چاکروں کے ساتھ کسی بادشاہ کی طرح سائمن اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ دن سفر اچھا رہا۔ ایک دن یہ لوگ ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا اور اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اب سفر بڑا کٹھن ہو گیا۔ بڑی مشکل سے راستہ طے ہو رہا تھا۔ ایک جگہ انہیں ایک دیا ٹمٹماتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ سب لوگ اس طرف چل پڑے۔ یہ ایک سرائے تھی، حالانکہ یہ ایک گھنا جنگل تھا۔ یہاں سرائے کا کیا کام؟ لیکن سائمن چونکہ بہت تھک چکا تھا، اس لیے اسے یہ جگہ پسند آ گئی۔ اس نے اپنے نوکروں کے ساتھ اس جگہ رات گزارنا چاہی۔ سرائے میں جو کچھ کھانے پینے کو ملا وہ کھا کر سب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سائمن بھی ایک کمرے میں سو گیا۔ یہ سرائے دراصل جنگلی ڈاکوؤں کا اڈا تھا۔ اس سرائے کا مالک ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ اس نے اپنے ساتھی ڈاکوؤں سے کہا، یہ سب لوگ بڑے مزے سے سو رہے ہیں، یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ 10-12 ڈاکوؤں نے آدھی رات کے قریب تلواریں اور نیزوں سے سائمن کے ساتھیوں پر سوتے میں حملہ کر دیا۔ سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے، اس لیے سب قتل ہو گئے اور ڈاکوؤں نے ساری دولت لوٹ لی۔ باہر شور سن کر سائمن کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سوچا ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کیا جائے کہ 4 ڈاکو اس کے کمرے میں آ گھسے۔ ایک ڈاکو اس پر حملہ ور ہو گیا، جس سے وہ معمولی سا زخمی ہوا، لیکن جان بچانے کے لیے جان بوجھ کر یوں گر پڑا کہ جیسے مر گیا ہو۔ ڈاکوؤں نے اس کی ہیرو جڑی انگوٹھی اور سونے کے بٹن اتارے اور قیمتی سامان لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ بھی ان کے پیچھے ہی کھڑکی سے کود کر جنگل میں جا گھسا اور ایک جگہ چھپ گیا، اور صبح سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے بھاگ نکلا۔ زخم کوئی زیادہ گہرا نہیں تھا، اس لیے اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ آگے جا کر اسے ایک راستہ نظر آیا جو کہ اس کے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ یہاں سے اس کا گاؤں 5-6 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ اس راستے پر چل دیا۔ اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، صرف دونوں کپڑوں پر چلا جا رہا تھا کہ راستے میں اس کے گاؤں کے لوگ لکڑیاں کاٹ کر واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے سائمن کو دیکھ لیا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے پوچھا، کیا تم سائمن ہی ہو؟ ہم نے تو سنا تھا تم وزیر ہو گئے ہو۔ کیا وزیر بغیر جوتے کے چلتے ہیں؟ سائمن بولا، مجھے دیکھ کر ہنسو نہیں، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ تم نے مجھے جتنا گیا گزرا سمجھا ہے، میں اتنا نہیں ہوں۔ بدقسمتی سے مجھے ڈاکوؤں نے مارا پیٹا اور میرے کپڑے تک لے کر چلے گئے۔ جو نوکر چاکر میرے ساتھ تھے ان سب کو مار دیا۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں۔ لکڑہارے اسے بیل گاڑی میں بٹھا کر گاؤں لے گئے۔ جب سائمن گھر پہنچا تو اس کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ ماں نے اسے دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ بولی، بیٹے، اتنے دنوں سے تم کدھر تھے؟ نہ جانے تم نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہوں گی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم زندہ واپس آ گئے۔ لیکن اسے جیسے ہی اپنے خاوند کا خیال آیا تو وہ ڈر گئی اور اس نے سائمن کو نیچے تہ خانے میں چھپا دیا۔ سائمن کا باپ جب گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ اس نے بیوی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم روئی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ سائمن کی ماں نے ٹالنا چاہا، لیکن سائمن کا باپ مجبور کرنے لگا اور بولا، ضرور کوئی بات ہے۔ کیا سائمن گھر آ گیا ہے اور تم نے اسے کہیں چھپا دیا ہے؟ سائمن کی ماں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ جب سائمن کے باپ نے وعدہ کر لیا تو وہ اسے لے کر تہ خانے میں گئی اور سائمن سے ملایا۔ سائمن کے باپ نے اسے کچھ کہا تو نہیں مگر معاف بھی نہیں کیا۔ اس نے اسے کچھ بکریاں لے دی تاکہ وہ انہیں جنگل میں چرایا کرے۔ وہ مجبور تھا، اپنے باپ کو کیا کہتا؟ اگر یہ بتا دیتا کہ وہ ایک بادشاہ کا داماد بننے والا ہے تو اس کی بات کا یقین کون کرتا؟ اس لیے وہ خاموش رہا۔ اب وہ ہر روز بھیڑ بکریاں لے کر جنگل میں چلا جاتا اور سارا دن وہاں بانسری بجاتا رہتا اور بھیڑ بکریاں گھاس چرتی رہتی۔ بھیڑ بکریاں اس کی بانسری پر ناچتی اچھلتی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔
ادھر شہزادی صوفیہ اس کا انتظار کرتے کرتے پریشان ہو گئی۔ ایک دن وہ شکار پر جانے کا بہانہ بنا کر بہت سے نوکر چاکر اور سپاہیوں کے ساتھ سائمن کے گاؤں کی طرف چل دی۔ وہ بھی اسی راستے گئی جس راستے سے سائمن گیا تھا۔ وہ بھی اس جنگل سے گزری اور اس نے بھی اس سرائے میں رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ سرائے کے مالک نے انہیں کمروں میں پہنچایا اور خود اپنے ساتھی ڈاکوؤں کو اس بات کی اطلاع کرنے کے لیے چل دیا کہ اب کی بار زیادہ ہی دولت ہاتھ آئے گی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم ٹھیک آدھی رات کو پہنچ جانا، اچھا موقع ہے، اگر تم وقت پر آ گئے تو ہمارے ہاتھ بہت سے زیور، موتی اور ریشمی کپڑے کی گاٹھیں آئیں گی۔ سرائے کا مالک اپنے ساتھیوں کی طرف گیا ہوا تھا کہ اس کی بیوی جو بہت رحم دل تھی شہزادی کے پاس آئی اور بولی، آپ اس منحوس جگہ پر کیوں ٹھہری ہیں؟ میرا خاوند تو ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ کچھ دن پہلے بھی یہاں سے ایک شہزادہ گزرا تھا، اس کے ساتھ بھی بہت سے نوکر چاکر تھے۔ ان لوگوں کو بھی میرے خاوند نے اور اس کے ساتھی ڈاکوؤں نے خوب لوٹا اور پھر سب کو قتل کر دیا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس شہزادے کی لاش صبح کمرے میں نہیں تھی۔ انہوں نے اسے بڑا تلاش کیا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس عورت کی باتیں سن کر شہزادی نے سوچا وہ ضرور سائمن ہی ہوگا۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ زندہ ہے اور موقع پا کر بھاگ گیا۔ شہزادی نے اس عورت سے کہا، اب ہم یہاں آ ہی گئے ہیں، واپس جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی تو شہزادی نے اپنے سپاہیوں کو بلا کر کہا کہ کچھ سپاہی میری مسہری کے نیچے ہتھیاروں کے ساتھ چھپ جائیں، باقی اپنے اپنے کمروں میں جا کر لیٹ جائیں اور ہتھیاروں کو بستر کے نیچے چھپا لیں، لیکن یاد رکھنا تم میں سے کوئی سونے نہ پائے۔ آدھی رات کے وقت ڈاکو ہمیں لوٹنے کے لیے آئیں گے، اگر ہم سو گئے تو وہ ہمیں سوتے میں قتل کر دیں گے۔ اتنا سن کر 4 سپاہی ہتھیاروں کے ساتھ مسہری کے نیچے چھپ گئے، باقی لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور جس طرح شہزادی نے حکم دیا تھا اسی کے مطابق اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ شہزادی نے بھی اپنی تلوار نکال کر سرہانے چھپا دی۔ آدھی رات کے وقت جیسے ہی ڈاکو سرائے میں داخل ہوئے، شہزادی کے سپاہیوں نے اٹھ کر ان پر حملہ کر دیا۔ سپاہیوں نے سب ڈاکوؤں کو مئے سردار کے قتل کر دیا۔ دوسرے دن شہزادی نے سرائے کے مالک ڈاکو سردار کی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور آگے چل پڑی۔ اپنے سپاہیوں کے ساتھ سائمن کے گاؤں پہنچی۔ پتہ کرتے ہوئے سائمن کے گھر گئی۔ سائمن کے باپ نے جو ایک شہزادی کو اپنے مکان پر کھڑا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے پوچھا، شہزادی صاحبہ، مجھے غریب سے کیا کام ہے؟ کیا سائمن یہی رہتا ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ سائمن کا نام سن کر اس کا باپ ڈرا کہ نہ جانے سائمن کیا قصور کر آیا ہے جو شہزادی اسے ڈھونڈتی ہوئی اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں آئی ہے۔ وہ بولا، حضور، سائمن یہی رہتا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ شہزادی نے کہا، میں اس کی ہونے والی بیوی ہوں۔ سائمن کے باپ نے جب یہ سنا تو حیران رہ گیا۔ اسے بہت افسوس ہوا کہ اس نے خواہ سائمن کو بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے بھیجا۔ اس نے بتایا کہ وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جنگل گیا ہوا ہے۔ شہزادی بولی، تو میں بھی جا کر اس سے وہی مل لیتی ہوں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب جنگل پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بکریاں سائمن کی دھن پر ناچ رہی ہیں۔ وہ یہ تماشا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ سائمن نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شہزادی اسے ساتھ لے کر گاؤں واپس آئی اور اس کے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ لیا اور واپس اپنے ملک پہنچی۔ یہاں سائمن اور شہزادی کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور سب لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔